चलिए देखिए, हम लोग यहां से देखते हैं कि भाई प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है, यहां लिखा है बांटा गया है। ठीक है, इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक अथवा विधानसभा सदस्य कहते हैं। हर पंचायत को कई वार्डों में विभाजित किया गया है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधान सभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए हम लोग इसके आगे जस्ट ठीक इस टॉपिक को एक बार कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको आना है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षण क्या होता है उसको जानना है। सबसे पहले आप इसमें यह जानेंगे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्यों व्यवस्था की गई? क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि हर गरीब तबके का जो व्यक्ति है वह भी हमारे संसद भवन में कानून बनाने के उद्देश्य से पहुंच सके। तो आइए हम लोग यहां देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है मुक्त चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए, इसलिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया, यानी कि रिजर्व कर दिया गया। अब आपको देखना है कुल जो क्षेत्र है यह 543 है। ठीक, इसमें सामान्य के लिए कितनी सीट है? तो सामान्य के लिए 412 सीट है। इसमें अनुसूचित जाति जिसे हम लोग कहते हैं एससी कितना है भैया? 84 है। जिसे हम लोग कहते हैं एसटी कितना है? तो 47 है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि 543 लोकसभा सीट में अगर देखा जाए तो सामान्य की सीट कितना होती है? तो 412 सीट होती है, और एससी की सीट होती है 84 और एसटी की सीट होती है 47। ठीक है, अब आइए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है हम उनकी बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर सिर्फ अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है। जैसे आपने अपने गांव में सुना होगा कि अरे हमारे गांव की सीट आरक्षित हो गई है। तो आरक्षित का मतलब कि जिसके लिए आरक्षित हुई है वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अगर जो है एससी के लिए आरक्षित हो गई है तो एससी चुनाव लड़ेगा, अगर एसटी के लिए हो गई आरक्षित तो एसटी चुनाव लड़ेगा। जिसके लिए आरक्षित होती है सीट वही चुनाव लड़ता है। वही आपका यहां लिखा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर सिर्फ अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के सीट आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहां एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, अगर जैसे पूरे लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट है, कितना है? 84 सीट है। तो जो एससी के लिए रिजर्वेशन है यह पूरे देश में लोकसभा के सीटों में 84 सीट इनको मिली हुई है। अब इसमें से जो इनका रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का 1/3 यानी 84 का 1/3 यानी 84 गुणे 1/3 भाग कर दीजिए इसमें, तो 3 दूना के 6, ठीक ना, और उसके बाद 2 8 हो गया, 3 8 24, ठीक ना। लगभग 28 सीट जो है यह महिलाओं के लिए रिजर्व है, और यह उसी महिला के लिए रिजर्व है जो इस वर्ग की महिला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 84 सीट पूरे भारत में लोकसभा में एससी को मिला हुआ है तो उसी रिजर्वेशन में से 1/3 सीट उस वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो यानी कि 28 सीट इनके लिए रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। मतदाता सूची किसे कहते हैं? जिसे हम लोग गांव में कहते हैं वोटर लिस्ट, वही है आपकी मतदाता सूची। तो आइए उसको जान लेते हैं कि मतदाता सूची क्या है और वोटर लिस्ट, ठीक है, क्यों उसको कहते हैं या उसी को नाम से बोलते हैं वोटर लिस्ट है। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले सूची चुनाव से बहुत पहले तैयार कर ली जाती है। कहने का मतलब लोकतांत्रिक सिस्टम में जब चुनाव होना होता है
तो उससे पहले हम लोग मतदान सूची तैयार कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना है और कौन 18 साल का हो गया है। सबके नाम जो है वोटर लिस्ट में या मतदाता सूची में आ जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को दे दी जाती है। इसी सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है या आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में ऐसे सभी नागरिक को जो 18 साल और उससे ऊपर की आयु के हैं वे वोट डाल सकते हैं। यहां देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर दिया है कि ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु के हैं वह वोट डाल सकते हैं। एक जानकारी आपको बता दें कि पहले यह आयु 18 वर्ष नहीं थी। पहले मूल संविधान में कितनी, ठीक है, आयु थी 21 वर्ष इसकी आयु थी। कितनी आयु थी? 21 वर्ष आयु थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि जो 21 साल उम्र है इसे घटा करके हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा करके हम लोग 18 साल कर देंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में यह आयु 18 वर्ष नहीं थी बल्कि यह 21 वर्ष थी और इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हटा करके इस चीज को 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अपराधियों और दिमागी संतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से हम वंचित कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन, आइए हम लोग नामांकन देखते हैं। भाई, जो व्यक्ति मतदाता है मतलब जिसे वोट देने का अधिकार है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, मतलब वह चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, केवल एक अंतर यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में वोट देता है, लेकिन उसे कम से कम 25 साल का जब वो होगा तब वह जो है क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। वोट देने का अधिकार तो उसको 18 साल में मिल गया, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेगा तो कम से कम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। देखिए, आयु में वोट डालने का अधिकारी होता है जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको टिकट कहते हैं कि फलाने को टिकट मिल गया है। क्या कहते हैं, फलाने को टिकट मिल गया है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं कि फलाने को टिकट मिल गया है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों से विवरण देने होते हैं। मतलब कैसे विवरण देने होते हैं, आइए इस चीज को जान लेते हैं कि जब एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और क्या उनको अपने इनकम का स्रोत या क्या बताना पड़ता है, ये सब देखिए यहां पर है। पहला है कि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, देखिए इंटर पास है कि हाई स्कूल पास है कि बीए पास है, कितना पढ़ा लिखा है, शैक्षिक योग्यता उसकी देखी जाती है। दूसरा है कि उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, इसके विरुद्ध कितने आपराधिक मामले हैं उसकी भी छानबीन की जाती है। तीसरा है उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी, इनके पास अब तक टोटल कुल कितना संपत्ति है इसका भी विवरण यहां पर लिया जाता है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं, चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में क्या होता है यहां पर ध्यान रखेंगे। चुनाव अभियान, देखिए हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तिथि के मध्य साधारणतया 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 सप्ताह का समय, अर्थात कभी कभी दिन में पूछता है तो आप कहेंगे 14 दिन का समय। मतलब एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए एक, मैं अभी आपको ग्राफ ठीक बना दूंगा कि चलिए यही बना दे रहा हूं, शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए चुनाव की होती है घोषणा। क्या होती है, चुनाव की होती है घोषणा। चुनाव की घोषणा,
ये घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन अधिकारी करता है। उसके बाद क्या होता है? नामांकन होता है। नामांकन होता है। नामांकन के लिए कितना समय मिलता है? 8 दिन का समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 8 दिन का समय मिलता है। उसके बाद क्या होता है? नामांकन रद्द होता है। क्या होता है बाबू? नामांकन को रद्द किया जाता है। मतलब जब पेपर की जांच होगी तो जिसका पेपर इनवैलिड पाया जाएगा उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद नाम वापसी होता है। क्या होता है? नाम वापसी होता है। आपने सुना होगा कि फलाने अपना पर्चा उठा लिए, जैसे प्रधानी में गांव का चुनाव होता होगा तो आपने सुना होगा कि फलाने चुनाव में खड़े हैं प्रधानी में, फिर पता लगा कि फलाने जो है अपना पर्चा उठा लिए, तो वही होता है नाम वापसी। इसके लिए 2 दिन दिया जाता है। कितना दिन दिया जाता है बच्चा? 2 दिन दिया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद यही नाम वापसी के बाद जो है अब यहां पर होता है चुनाव प्रचार। कितना होता है? चुनाव प्रचार होता है और इसके लिए समय दिया जाता है 14 दिन का समय। कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का। और चुनाव प्रचार के बाद क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 48 घंटे पहले, चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। प्रचार जो है वह बंद हो जाता है। ये है सिस्टम चुनाव का। इस पे आप गौर करिएगा। सबसे पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की होती है घोषणा, उसके बाद लोगों का होता है नामांकन। नामांकन के लिए चुनाव आयोग उन्हें 8 दिन का समय देता है और उसके बाद वह अपने प्रक्रिया से जांच करता है और उसमें जिसके पेपर इनवैलिड पाए जाते हैं उस पेपर को निरस्त करता है। फिर उसके बाद लोगों को चांस देता है कि जिसे चुनाव नहीं लड़ना है वो अपना पेपर वापस ले सकता है। इसके लिए 2 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद चुनाव प्रचार होता है जिसके लिए निर्वाचन आयोग 14 दिन का समय देता है कि 14 दिन आपको प्रचार करना है और चुनाव ठीक है होने से 48 घंटे पहले प्रचार को बंद कर दिया जाता है। यह है चुनाव का नियम। देखिए, विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर एक दृष्टि डालते हैं। देखिए ध्यान से, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी यह 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आप इसे जब पढ़ेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो नेक्स्ट ये हो गया। अब उसके बाद सन 1977 में लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ, मतलब लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा नारा दिया गया था। नेक्स्ट, वामपंथी दलों ने सन 1977 में हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। नेक्स्ट आपका है 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो ये सब लोगों ने अपने अपने समय में चुनाव को जीतने के लिए हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब नेक्स्ट में आइएगा, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जैसे कौन कौन सा काम नहीं कर सकती है। पहला, मतदाता को लालच देना, घूस देना या धमकी देना। तो ये चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव के समय कोई भी मतदाता जो है को लालच नहीं देगा कि हम आपको साड़ी देंगे, आपको 2000 देंगे, आपको 3000 देंगे। अगर ऐसा करता है तो वो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये भी गलत है। अगला है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक। अगला है लोकसभा चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना, ये भी गलत बात है। हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। मतलब निर्वाचन आयोग द्वारा जो 1 महीने पहले चुनाव से आचार संहिता का नियम बना दिया जाता है, लोग उसका फॉलो करते हैं कि भाई कितनी गाड़ी किसके साथ जाएगी, कितना क्या सिस्टम होगा, ये सब उस पर गौर करना होता है। आइए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग, इस पे गौर करिएगा। हमारे देश के लिए इन प्रश्नों का उत्तर काफी हद तक सकारात्मक है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं।
यह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आचरण पर निगाह रखते हुए यह देखता है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं। संसार के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर फैसला देता है। यानी कि हर तरह से देख करके, हर तरह से, ठीक है, वह अपने आप को चुनाव आयोग इस चुनाव में समर्पित कर देता है और हर तरह से हर पहलू पर वह फैसला लेता है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और ठीक है, सबका उल्लंघन करने पर, ठीक है, और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को, दलों को दंडित करता है। कहने का मतलब कि जो आदर्श आचार चुनाव संहिता है, इसके बाद जो है, जो भी इस नियम को फॉलो नहीं करता है उसे, उस राजनीतिक दल को वह क्या करता है, दंडित करता है। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग रोकना या आधिकारिक तबादला करना भी सम्मिलित है। कहने का मतलब कि अगर कोई निर्वाचन अधिकारी कोई भी अवैध काम करता है जिससे जो है कि चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो उसको तबादले का अधिकार ये दे सकता है। यह इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट में आपका है चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो चुनाव में लोगों की कितनी भागीदारी है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। अलग अलग देशों की बात है। पिछले लगभग 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, लेकिन भारत में या तो स्थिर रहा है या तो बढ़ा है। तो भारत में या तो स्थिर रहा या तो ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर, कमजोर ऐसे लोग अधिक वोट करते हैं, ठीक है, अधिक संख्या में मतदान करते हैं। अगला है, भारत में आम लोग चुनावों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि भारत में चुनाव आ गया तो सोचेंगे अब हमको वोट देंगे तो हमारे वजह से सरकार बनेगी, इसलिए लोग महत्व देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो सब चुनाव में विशेष ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट में आपका है, देखिए हमने कुछ सीटें इसमें आपको रखी हुई है कि जो किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं। एक बात आप अपने मन में ध्यान समझिएगा, कभी भी अगर किसी राज्य की पूछे कि इस राज्य में विधानसभा की या किस राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक सीट है, किस राज्य में विधान परिषद की सबसे अधिक सीट है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीट है, किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट है, किसी की सीट पूछे तो सीटों का जो निर्धारण होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है बच्चा? जनसंख्या के आधार पर होता है। तो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हर सदन की सीट सबसे ज्यादा रहेगी। जैसे लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, ठीक है, विधानसभा की 403 सीट है, विधान परिषद की 100 सीट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा अगर कहीं सीट है, अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की हर जगह सबसे ज्यादा सीट है। उसके बाद ठीक है, अगर हम लोग आते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कहां कहां कितना सीट है, तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और दिल्ली को आपको रटना होगा, बाकी सब जगह एक ही सीट है, ठीक ना। तो यहां देखिए दिल्ली है, यहां पर 7 सीट आपको याद रखना है, और यहां पर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीट है। कितना है? जम्मू कश्मीर J&K, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, बाकी हर जगह एक सीट है। इसको आप रट लेंगे कि भैया देखिए यहां पर कितना जो है इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं इसमें केंद्र शासित? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। बस सिर्फ दिल्ली में 7 सीट है और जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, बाकी सब जगह एक एक सीट है लोकसभा की। तो इस तरह से हमारा ये चुनावी राजनीति का चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि हम लोगों को ठीक है ने इसे अच्छे से अध्ययन किया होगा और आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ठीक है नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे।